नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक में कोहराम मचा हुआ है। शिमोगा में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च चल रहा है। इस बीच पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने हत्या में पुरानी रंजिश बताई है और तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। तो आपको शिमोगा की घटना बता रहे हैं, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है और शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना, एनआईए को। जो हत्या जो हुई है, हिंदू युवा की हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उसका एक अर्थ से बलिदान है, जो बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। इससे राज्य के हिंदू युवाओं में एक भयंकर गुस्सा और एक अपने धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए मर मिटने की एक उसमें और ज्यादा इच्छा स्ट्रांग होगी। Who is a minister in the state government, he made a statement insulting national flag. Is it not in a violation of Article 55? Can he continue as a minister in the cabinet? Now his own party president also said. And his party president, Mr. Nadda, gave an interview to India Today, wherein he said that Mr. Ishwarappa, whatever he said, insulting national flag, is a wrong thing. When the national president himself is agreeing, what is the state president and the CM doing? So that means to say that Ishwarappa is more powerful than these two people put together, the state president Mr. Katil and Mr. Bommai, or is Mr. Bommai doing all this just to save his chair? और शिमोगा से सीधे हमारे संवाददाता नबीला जमाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। नबीला, राजनीति अपनी जगह पर हो रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, जरा बताएं। जी श्वेता, यहाँ पर अब हालात थोड़ा शांत है। यहाँ पर सेक्शन 144 लगाया गया है, मगर कल और परसों बहुत ही ज्यादा स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी हो रही थी। रेसिडेंट्स बहुत परेशान है कि ऐसे कम्युनल टेंशन यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर एक 23 ईयर ओल्ड बजरंग दल एक्टिविस्ट का हत्या हुआ है और बोलते हैं कि वो मुसलमानों ने किया है। ये एक पांच जो लड़के हैं जो अक्यूज थे, उनमें से 4 को अरेस्ट किया गया है और एक अभी भी फरार है। मगर अभी के लिए यहाँ पर शिमोगा में शांत है और कर्नाटका हाईकोर्ट ये हिजाब के बारे में हियरिंग जारी कर रही है 2:30 बजे। तब तक पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत जोर से है और यहाँ पर दिख रहा है कि अभी सिचुएशन काम है, मगर आरएएफ जो ट्रूप्स थे उन्होंने एक फ्लैग मार्च भी कंडक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंट्स जो है बहुत डरे हुए हैं। एक मिनट नहीं लगता यहाँ पर कम्युनल टेंशन इतना जो एस्केलेट होने के लिए। यहाँ पर एक कम्युनल हॉटबेड कहलाया जाता है। और कर्नाटका में जो हिजाब के बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ शिमोगा में ही सबसे पहले बहुत जोर से प्रोटेस्ट हुई थी और वो इतना खराब हुआ कि अब एक मर्डर के बारे में पता चला है और ये मर्डर के ऊपर और ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। मगर श्वेता, यहाँ अभी
बहुत ही शांत है, पुलिस डिप्लॉयमेंट जोर से है, मगर सेक्शन 144 लगाने के बावजूद बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे कल। लोग तलवार लेके घूम रहे थे, बहुत गाड़ियों को जलाया गया था और घरों को मार दिया गया था, ये पत्थर के साथ मारा गया था। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को बहुत सारा डैमेज हुआ है और अभी कोई कॉम्पेंसेशन तो नहीं है, मगर सिचुएशन अभी के लिए शांत है। बिल्कुल, आप बनी रहे हैं नबीला, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कर्नाटक के हिजाब विवाद को शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जोड़ा जा रहा है, यानी कि सियासत भरपूर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों पर बात की। पूरा इंटरव्यू देखिए राहुल कंवल के साथ रात 9 बजे, लेकिन पहले कर्नाटक विवाद पर सुनिए छोटा सा हिस्सा। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट angle we have taken a stand that it is with the court and court will decide and accordingly India runs on the constitution। तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीजें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। As a responsible political party, we have to see to it that we do not take law and order in our own hands and believe in the system, and system is going to take care of it। और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के, भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाजत नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। शिमोगा से नबीला हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। नबीला, आपने बताया कि वहां पर फिलहाल स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है, कल सुबह तक वहां पर कर्फ्यू भी जारी है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिए हैं, जरा बताएं। जी, यहाँ पर एक्शन जो है बहुत देर के बाद लिया गया है। यही लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो 24 आवर्स तक जब प्रोटेस्ट ऐसे पहला और यहाँ पर बहुत कमोशन यहाँ दिखा, तब पुलिस आई नहीं टाइम पे। लोकल रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार पुलिस को फोन किया था, मगर उन्होंने वो आए नहीं और सिचुएशन को उन्होंने शांत नहीं किया तुरंत। एक पूरे दिन के बाद, पूरी डैमेज होने के बाद वहां पर पुलिस आई, तब तक तो बहुत ही खराब हो चुका था। वही बोल रहे कि लोकल्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर पुलिस टाइम पे आती तो ये थोड़ा शांत रहता, मगर अभी के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है शिमोगा में। यहाँ पर लोकल्स जो है उनसे एक बार पूछ लेते हैं, यहाँ पर कैसा है माहौल अभी? अभी तो बहुत ही अच्छा है माहौल इधर, अभी कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा। कल क्या हुआ था? कल थोड़ा हुआ था घराटा, मगर शांत है। गाड़ी को जलाया गया था? इतना तो कुछ नहीं था, लेकिन हम तो इधर ही थे। लेकिन अभी तो बहुत शांत है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा पूरा पुलिस वगैरह सब ड्यूटी पे। केवल यहाँ पर अभी के लिए शांत है जैसा मैंने कहा, मगर कल तो बहुत ही ज्यादा लोकेलिटीज में बहुत ज्यादा व्हीकल्स को जलाया गया था और पत्थरबाजी हुई थी। और जो रेसिडेंट्स बोल रहे थे अगर पुलिस टाइम पे आती तो वो बचा सकते थे उनके प्रॉपर्टी को, मगर अभी के लिए तो शांत है श्वेता। मगर जो लोग जिन्होंने मर्डर किया है उनको 5 में से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक अभी भी फरार है
और तब तक फैमिली जस्टिस डिमांड कर रही है। हर्षा की फैमिली बहुत ही अपसेट है और पूछ रहे हैं कि इनके मौत, हर्षा की मौत अभी बिल्कुल नबीला, आपसे आगे भी जानकारी ले। और अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं यूक्रेन, जहां से जोड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव सावंत, और देखिए वहां से स्पेशल बुलेटिन। ओवर टू यू गौरव। नमस्कार, यूक्रेन की राजधानी कीव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सतह पर तो सब सामान्य है इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में, लेकिन उबाल और उथल पुथल बीती रात से जबरदस्त है, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो डोनेस्क और लुगांस्क, दो पूर्व में जो प्रांत है, उनको अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुशांक। अब इन दोनों के अलग देश घोषित होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना भी इन इलाकों में भेज दी, शांति सेना का नाम दिया। लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि ये यूक्रेन पर एक हमले की शुरुआत भर है। शुरुआत भर यानी ये फेज 1 है। क्या इसके बाद अब रूस का हमला यहां राजधानी कीव और पूर्वी यूक्रेन में जो खार्किव है उस पर भी पड़ेगा? और उससे पहले क्या अमेरिका और नेटो के जो देश है वो रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जिससे रूस अगला कदम ना उठाए? हम विस्तार से अगले आधे घंटे पर उस पर चर्चा करेंगे। अभी अगर आप देखें तो यहां कीव में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। बैंक भी खुले हैं, दुकानें भी खुली हैं, बाजार भी खुले हैं, लोग रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए अभी घर से निकले भी हैं सुबह के समय। लेकिन इसके बीच सतह के नीचे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर न तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है।
The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the War Games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine. The Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। साथ ही यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन की कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। रूस की सेना इस समय दो इलाकों में तो घुस आई है, वो डोनेस्क में भी है और लुशांक में भी है। यूक्रेन का कहना है कि ये उन पर हमले की शुरुआत है। डॉनबास में वैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच एक तरह से तनातनी चल ही रही है, गोलाबारी हो रही है। वो रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच है। तो यूक्रेन की सेना का एक बड़ा भाग वहां पर है। खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है और यहां कीव जो सबसे बड़ा शहर है, 2.5 लाख की आबादी वाला जो शहर है, ये बेलारूस की सीमा से महज 90 किलोमीटर दूर है। अगर आप आसपास देखें तो यहां जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वो बैंक है वो खुला हुआ है। 9 बजे हैं सुबह के, लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं बहुत तेजी से। अगर आप यहां तस्वीरें देखिए तो जनता निकली हुई है दफ्तर जाने के लिए। वो कह रहे हैं, जिन लोगों से हमारी सुबह से बात हुई है, कैमरा पे हालांकि बात करने से कतराते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके देश पर हमला है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन, वहां पर रूस का समर्थन ज्यादा है। कीव पश्चिमी यूक्रेन, यहां पर समर्थन न के बराबर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, क्या यूक्रेन झेल पाएगा रूस का हमला? नेटो की शक्तियां या अमेरिका क्या करेंगे? अमेरिका तो ये साफ कर चुका है कि वो अपनी सेना नहीं भेजेगा यूक्रेन की रक्षा के लिए, हथियार देगा। $2.5 बिलियन के हथियार 2014 के बाद से यहां दे चुका है। जैवलिन मिसाइल्स दे चुका है और बहुत कुछ और दे चुका है। और कल राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि ये उनके लिए मान्य नहीं कि ये इलाका रूस से लगी सीमा नेटो का बैकग्राउंड प्लेग्राउंड बन जाए, ये उनके लिए मान्य नहीं।
अब देखना यह होगा किस तरह के प्रतिबंध लगते हैं रूस पर। अगर प्रतिबंध कमजोर हुए तो यहां की जनता का कहना है कि वो समय दूर नहीं जब रूस की सेना यूक्रेन पर, कीव पर हमला कर देगी, वर्चस्व स्थापित करेगी। इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन रूस के इतिहास, संस्कृति का अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम। न केवल रूस ने डोनेस्क और लुगांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी, बल्कि अपनी सेना इन देशों में भेज दी है। हालांकि उन्हें शांति सेना कहा जा रहा है, लेकिन अगर यहां यूक्रेन की बात करें तो रूस की सेना ने यूक्रेन के हिस्सों में अब घुसना शुरू कर दिया है और यहां लोगों का यह आकलन है कि रूस की तरफ से यह हमले का पहला संकेत है। और यह कार्रवाई केवल अभी एक क्षेत्र में हुई है। डॉनबास की अगर बात करें तो वहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों से जबरदस्त मुठभेड़ यूक्रेन की सेना की चल भी रही है और खार्किव जैसे इलाकों पर, पूर्वी यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, बेलारूस में भी बड़ी संख्या में रूस के सैनिक तैनात हैं। तो बेलारूस के रास्ते कीव महज 90 मील दूर, तो एक बड़ा खतरा कीव पर और दूसरी तरफ से बड़ा खतरा खार्किव पर, यानी यूक्रेन के दो बड़े शहर, दोनों पर खतरा इस समय मंडरा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, क्या अब यूक्रेन का अगला कदम सैन्य शक्ति के जरिए होगा या डिप्लोमेटिकली नेटो, अमेरिका और बाकी देश यूक्रेन की मदद के लिए निकलेंगे? यूक्रेन की जनता अब दुनिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। तनाव बेहद ज्यादा पूर्वी यूक्रेन में है क्योंकि ये जो दो प्रांत अलग हो गए हैं, जिनको एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है व्लादिमीर पुतिन ने, डोनेस्क और लुशांक या लुगांस्क जिसको कहते हैं, यहां पर हिंसा काफी समय से, अलगाववाद काफी समय से चल भी रहा था और इस प्रांत का एक हिस्सा अब अलग हो गया है इन दो प्रांतों का। लेकिन एक बात और जो बहुत अहम है, खार्किव बिल्कुल सीमा पर है रूस और यूक्रेन की। 25 किलोमीटर दूर, हम 4 किलोमीटर तक गए थे, सीमा से महज 4 किलोमीटर दूर, और उसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमें रोक दिया था। वहां पर रूस की तरफ से जमावड़ा बहुत ज्यादा है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना सब लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से क्या उतनी सुरक्षा है, या फिर अगर रूस ने मन बनाया तो वो महज 25 मिनट के अंतराल में पहुंच जाएगा खार्किव तक, और अगर यहां से उसने मन बनाया बेलारूस से तो महज 90 मील का वो सफर है, 2.5 से 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा कीव पर। ये इस समय बड़ी चुनौती है। देखिए खार्किव से मेरी ये रिपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ यूक्रेन रूस सीमा पर खार्किव के निकट गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन आज तक। भारत के लिए भी इस समय चुनौती बड़ी है क्योंकि रूस भी भारत का मित्र है, अमेरिका भी और यूक्रेन भी। ऐसे में भारत ने तटस्थ रहते हुए बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का सुझाव दिया है। क्या कहा संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर तिरुमूर्ति ने, आपको वो सुनवाते हैं।
the escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. एक महायुद्ध की कगार पर खड़ा है इस समय पूरा विश्व और तनाव बहुत ज्यादा है यूक्रेन और रूस के बीच। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की मौजूदगी युद्ध की शुरुआत से पहले की घेराबंदी है। जब ये पूरी हो जाएगी तो युद्ध टालना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा से कुछ ही दूरी पर होने वाला रूस का यह युद्धाभ्यास एक ऐसी तैयारी है जो असली युद्ध की रणनीति की झलक दिखाती है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया है और ये हमला अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त हो सकता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक संभावित हमला इस शहर खार्किव पर भी हो सकता है क्योंकि ये यूक्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है और दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस पर कब्जा यूक्रेन के मनोबल पर एक बड़ा प्रहार होगा। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही देश रूस और यूक्रेन अब इस हमले की तैयारी में है। देखना अब यह है कि यह हलचल जो शुरू हुई है सरहद के उस पार वो कितनी जल्दी सीमा तक और फिर यूक्रेन के शहरों तक पहुंचती है। रूस की मिसाइल पावर यूक्रेन ही नहीं अमेरिका समेत सारे यूरोपीय देशों की बड़ी चिंता है। रूस के हवाई हमलों की क्षमता यूक्रेन को ही नहीं उसके समर्थक देशों को भी घुटने के बल लाने की ताकत रखती है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और बोरिस जॉनसन भी। We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. All the signs are that the plan has already, in some senses, begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see this, these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. बोरिस जॉनसन को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध था जिसका अंत परमाणु बम के विस्फोट के साथ हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और इस युद्ध में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में केवल सैनिक ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक भी थे। ये दुनिया पर बीती सबसे बड़ी त्रासदी थी जिससे उबरने में दुनिया को कई वर्ष लग गए थे। यही वजह है कि दुनिया भर के देश तैयारी कर रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद जवाब कैसे देना है, क्योंकि हमले की सूरत में दुनिया एक बार फिर किसी बड़े युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी। यूक्रेन समर्थक देश हर हाल में रूस के हमले को रोकना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका की ओर से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि पुतिन के साथ 24 फरवरी को जो बाइडेन मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तब तक हमला न किया जाए। इस तरह की बैठकें
टकराव को युद्ध के मैदान से कूटनीतिक टेबल तक तो लाती हैं, साथ ही एक तनाव भरी परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए टाल भी देती है, यानी थोड़ा समय मिल जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध से पहले शांति का एक प्रयास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन को तैयार है, लेकिन इससे पहले व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया है कि रूस को यह आश्वासन देना होगा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये शिखर वार्ता रूस और अमेरिका के बीच होती है, और अगर होती है, क्या इससे युद्ध का खतरा टल जाएगा? फिलहाल रूस ने अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के बाद अपने अपने शिविर में नहीं भेजा। वो अब भी यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और उस इशारे का इंतजार कर रहे हैं जिसका डर यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सावंत, आज तक। यूक्रेन में भारत के छात्र छात्राएं जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनको सरकार ने सचेत किया है वो कि शीघ्र कुछ समय के लिए सुरक्षित भारत लौट जाए। इसके लिए कई विशेष उड़ानें भी भरी जा रही हैं। आज वो पहली उड़ान है 22 तारीख को, इसके बाद 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26, 27 और फिर 3 मार्च और 6 मार्च को और उड़ानें भी होंगी, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। एयर इंडिया की ये उड़ानें हैं। जो छात्र छात्राएं वापस लौटना चाहते हैं वो एयर इंडिया से संपर्क करके सुरक्षित लौटने का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन अभी इवैक्यूएशन की स्थिति नहीं है, यह भी सरकार ने साफ किया है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात किसी भी घड़ी जंग के ऐलान होने जैसे हैं। ऐसे में भारत यूक्रेन से अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए कदम उठा चुका है। दूतावास खाली हो रहे हैं और यूक्रेन में डर का माहौल लगातार बढ़ रहा है। Maybe by first week of March we would be leaving because our classes are going to be online anyway. So, and if the situation gets bad, we don't have another choice. We have to leave. We have to get a POSIT means the temporary residence card. And after that, if the Indian embassy strictly says we have to move on, then we should move. काफी सारे टिकट प्री बुक्ड हो चुके हैं, तो मैं तो मार्च के पहले हफ्ते में जाने का प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी सारे फॉर्मेलिटीज यूनिवर्सिटी से जो हमें पूरे करने होते हैं वो पूरा करना भी है। तो मार्च के पहले हफ्ते में मैं इंडिया जाऊंगी। अब आपको बताते हैं कि कितने भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक यूक्रेन में मौजूद हैं। करीब 20,000 भारतीय लोग यूक्रेन में इस वक्त ठहरे हुए हैं, जिसमें से 18,000 छात्र हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत ने एयर इंडिया के जरिए 22, 24 और 26 फरवरी को शुरुआती विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है, जिसमें यूक्रेन में बसे भारतीय वापस लौट सकेंगे। ये भारतीय छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर कीव में डर नहीं रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति इसके बाद बिगड़ेगी और भारतीय दूतावास कहेगा तो फिर ये वैकल्पिक तरीके के लिए, वैकल्पिक रूप में कुछ समय के लिए भारत जाने का सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, प्लान करेंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक। समाधान सामरिक होगा, शक्ति से होगा या बातचीत से होगा, इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।